नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हाल फिलहाल में सबसे महंगा चुनाव देश में गुजरात में लड़ा जा रहा है इस बार। और सच कहूं तो सबसे महंगा ही नहीं, मोदी जी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव इस बार गुजरात में लड़ा जा रहा है। अब गोदी मीडिया का जो चुनावी सर्वे है, जो आप टीवी पर देख रहे हैं, अगर इन सर्वेस को अगर आप किनारे कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको, तो जो असली सर्वे टीम अमित शाह ने करा है गुजरात को लेकर, उसमें बीजेपी की जो पोजीशन है वाकई बहुत टाइट है। और ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति पिछले 3-4 महीनों से है। और ज़मीनी सच ये है कि अगर आप अहमदाबाद हटा दें, अहमदाबाद का शहर हटा दें, तो बाकी गुजरात में बीजेपी के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। और बाकी कसर आज की तारीख में जो बागी हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरी कर दी है। और उधर केजरीवाल ने जिस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, तो कहीं कहीं अमित शाह को भी समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं या उधर जाएं। और उस बीच में कांग्रेस धीरे धीरे जिस तरह से इम्प्रूव कर रही है, उससे भी कहीं ना कहीं जो फाइट है बहुत भीतर तक ट्रायंगुलर है। अब कुल मिलाकर गुजरात का चुनाव आज की स्थिति में बीजेपी के लिए वो ज्वालामुखी बन गया है जिससे धुआं निकल रहा है। और इस ज्वालामुखी का आगे क्या होगा, इनसे जानते हैं। इस शांत हुए ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। अभी 8 तारीख को यदि बीजेपी सत्ता खो देती है गुजरात में, तो इस ज्वालामुखी से लावा बहेगा। यदि बीजेपी 100 के पहले निपट जाती है तो ये धुआं और तेज होगा। अब अशोक वानखेड़े तो आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, काफी गरजेंगे, मैं यकीन दिला रहा हूं आपको। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि गुजरात बचाने के लिए मोदी और शाह मौजूदा समय में किस हद तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्योंकि गुजरात के चुनाव में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई नतीजों में, तो ये जान लीजिएगा कि ये जो जमात है, चाहे उसमें सुब्रमण्यम स्वामी हो, वरुण गांधी हो, नितिन गडकरी हो, और भी कई बड़े नेता जो नाराज हैं, अगर नतीजा थोड़ा सा भी मोदी के पक्ष में नहीं गया, तो ये जमात पूरी तरह से हावी हो जाएगी गुजरात लॉबी पर। और यही नहीं, मौके की तलाश में ये साहब भी हैं, जी हाँ, मोहन भागवत जी। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूं, तो चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी के नाराज नेता हो, हर कोई गुजरात के चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहा है। अब मेरे और अशोक वानखेड़े के खुलासे तो आप जाहिर तौर पर सुनेंगे, लेकिन जिस युद्ध स्तर पर, जिस वार फुटिंग पर मोदी और अमित शाह जुट गए हैं गुजरात को बचाने के लिए, और जिस ऐतिहासिक तैयारी में ये दोनों लोग लगे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, मुझे लगता है कि ऐसी तैयारी चुनाव को लेकर न सुनी होगी न देखी होगी। अब यूं तो दर्जन भर से ज़्यादा मोर्चे पर मोदी और शाह लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको कम से कम एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि 4-5 मोर्चे ऐसे हैं जिस पर मोदी और शाह ने दिन रात काम किया, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि गुजरात का जो चुनाव है वो सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है, और इसकी एक वजह है इलेक्टोरल बॉन्ड, एक नया तरीका पैसा लेने का कॉरपोरेट से, अरबपति खरबपतियों से। और तकरीबन 10,000 बॉन्ड इस बार जो है प्रिंट कराए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हर की कीमत 1 करोड़ है आरटीआई के मुताबिक, और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो उसके ज़रिए पैसा डोनेट किया गया। पिछली बार 10,246 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, जिसमें से अधिकांश पैसा बीजेपी के पास गया, बाकी छोटा मोटा जो है पैसा वो विपक्ष में बटा। तो 10,000 करोड़ रुपए एक अंदाज़ा है, एक एस्टिमेट है। ये तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से इकट्ठा हो रहा है। आप सोचिए कि बाकी जो चैनल्स होंगे, जिस तरफ ना आईटी देखती, इनकम टैक्स देखता है, ना ईडी देखता है, वो कितना जा रहा होगा सरकार और सत्ता पक्ष के पास। तो यहाँ से आप एक स्केल को समझ सकते हैं
कि कितना महंगा चुनाव ये है इस बार। अब पैसे का ये जो इतना बड़ा अंबार है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गोदी मीडिया के पास जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि टेलीविजन में आजकल कनक्लेव पे कनक्लेव चल रहे हैं, इस चैनल का कनक्लेव तो दूसरे चैनल का कनक्लेव, कहीं अमित शाह आ रहे हैं तो कहीं कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो कहीं और नेता आ रहा है, ये सब क्या है? गोदी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के साथ कैंपेन में शामिल है और कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो पैसा यहां भी कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है। अब ये तो बात सत्ता पक्ष के पैसे की रही। विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश है। पैसा कहाँ जा रहा है, विपक्ष कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, उसका मनी ट्रेल हो रहा है। और इनकम टैक्स और ईडी, इन दोनों एजेंसियों को प्रोएक्टिव कर दिया है शाह साहब की टीम ने। और सबसे चौंकाने वाली बात कि ये जो साहब हैं जिस पर मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया था, ये जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, ये रिटायर हो रहे थे, इनको फिर से एक्सटेंशन दिया गया। यानी एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन, तीसरी बार इनको एक्सटेंशन मिला है, तोहफा दिया गया है। और मिश्रा जी की अगुवाई में आप देख ही रहे हैं कि ईडी क्या गुल खिला रही है और क्या हाल है विपक्ष का। तो इनको तोहफा दिया गया है और अपेक्षाएं आप जान सकते हैं कि जब किसी भी रिटायर्ड आदमी को बार बार कुर्सी पर एक्सटेंशन दिया जाता है तो बदले में उससे क्या अपेक्षा की जाती है। और सच पूछिए तो इस चुनाव की सारी कमान, गुजरात की सारी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। मोदी जी ने ये कमान खुद ले ली है और उनका आधे से ज़्यादा काम अमित शाह खुद कर रहे हैं। अमित शाह दिवाली के बाद से तकरीबन 16-17 दिन उन्होंने गुजरात में कैंप किया और ये उनकी कैंपिंग जारी रहेगी। यानी उन्होंने गुजरात में ही डेरा जमा लिया है और 2-2 दिन के लिए मोदी जी भी कैंप कर रहे हैं गुजरात में। और पॉइंट नंबर 5, ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जी ने अमित शाह और आनंदीबेन, ये जो 2 नेता हैं गुजरात में मोदी जी के बाद सबसे बड़े माने जाते हैं, ताकतवर माने जाते हैं, इन दोनों नेताओं से कहा है कि आप अपनी लॉबी के जो छुटभइये नेता हैं सबको बैठाइए, इस बार इनको टिकट नहीं मिलेगा। और मोदी जी खुद लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो नाराज लोग हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। बरसों बाद उनकी याद मोदी जी को आई है। और जानकार कह रहे हैं कि वीएचपी और आरएसएस इनके जो उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं, उसका मतलब है कि एक प्रबल हिंदू कार्ड खेलने की तैयारी है। और वही कि पोलराइजेशन जो एक आखिरी एक टूल होता है उसका इस्तेमाल होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि किसी भी कीमत पे मोदी जी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस बार वो गुजरात हार जाएं। और गुजरात हारेंगे तो फिर क्या होगा। चलते हैं सीधे टाइगर के पास। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हिमाचल को लेकर जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेके नहीं आ रहा। और भाऊ जो गुजरात में स्थिति है वहां पर तो पिछली बार बस जीत ही गए थे, हारते हारते बची थी बीजेपी, और इस बार ज्यादा संकट है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो सर्वे आया है इसके बाद से गुजरात को बचाने के लिए उस युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, चाहे पैसा हो, संसाधन हो, सब कुछ, ईडी, आईटी, सब कुछ। ऐसा लोगों ने तैयारी देखी नहीं जिस वक्त अमित शाह और मोदी कर रहे हैं। आखिर ये युद्ध स्तर पर ये ऑल आउट जाने की ऐसी कौन सा दबाव है मोदी और शाह पर? दीपक जी, ये सवाल गुजरात का नहीं है। हिमाचल एक छोटा राज्य है, वहां 5-5 साल में अल्टी पल्टी होता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम भी जीत सकते या वो भी जीत सकते, अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। याद करिए, जब हिमाचल में एक लाइन से लोकसभा और विधानसभा बाई इलेक्शन हारे थे, तब भी धूमल साहब ने कहा था कि मेरे वजह से नहीं, केंद्रीय सरकार की योजनाओं के विफलताओं की वजह से हम हारे। पहली बार बीजेपी में किसी मुख्यमंत्री ने केंद्र पे ठिकरा फोड़ा था हार का। तब किसान आंदोलन चल रहा था, यदि मैं आपको याद दिलाऊं, और फिर यूपी के चुनाव आते आते सरकार बैकफुट पे आ गई। लेकिन गुजरात के मायने हिमाचल नहीं है। गुजरात सिर्फ 182 विधानसभा का हाउस नहीं है। गुजरात सिर्फ 26 लोकसभा सीट्स नहीं है। गुजरात के हारने के मायने हैं ब्रांड मोदी समाप्त हो जाना। और ब्रांड मोदी समाप्त होने के बाद
अमित शाह को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अभी 2024 को 16 महीने हैं। याद कीजिए केशुभाई पटेल की सरकार थी। एक बाई इलेक्शन केशुभाई हार गए थे और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में तूफान खड़ा कर दिया था कि गुजरात हाथ से गया, गुजरात हाथ से गया। और ऐसे ही गुजरात जाएगा तो इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व के तहत कैसे चुनाव लड़े जाएंगे। और मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना के भेजा। ये कोई 2014 की पहले की बात है, ज्यादा मतलब ये हमने देखा है, हमारे और आपके सामने हुई है बात जब हम रिपोर्टिंग करा करते थे। आज यदि गुजरात हाथ से जाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, यदि गुजरात हाथ से जाता है तो 2024 का चुनाव नहीं, 2024 का नेतृत्व खो देना पड़ेगा। बीजेपी में स्वर उठेंगे जो अपने होम स्टेट को नहीं ला पाए वापस, लाखों करोड़ रुपए देने के बाद, प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद, महाराष्ट्र के गले से प्रोजेक्ट निकाल के गुजरात में बांटने के बाद, एक एक मंत्री को घर घर जाके वोट मांगने के बाद, करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद, यदि गुजरात आपके पास नहीं आता तो आपका ब्रांड वैल्यू खत्म है। फिर आने वाला लोकसभा किसके नेतृत्व में होगा? क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठेगी? सवाल है। गुजरात के चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं इस पे भी डिपेंड है। गुजरात यदि 140 150 तक बीजेपी ले जाती है, जैसा कि अमित शाह बार बार हुंकार भर रहे हैं अब की बार 150 पार, यदि 150 की सीमा क्रॉस कर लेते हैं तो फिर 2024 में गडकरी से लेके राजनाथ सिंह से लेके तमाम दिग्गजों के लोकसभा टिकट कटना तय है। क्योंकि राज्य छोटा नहीं है, वो बल मिल जाएगा, वो ताकत मिल जाएगी। और यदि आप 95, 96, 94 पे सरकार बचाने में कामयाब रहे तो फिर आपको बहुत ही लाचार होकर 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा, भले ही आपके नेतृत्व में हो। कम से कम 2 दर्जन बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, 2 दर्जन, मोर देन 2 डजन एमपीज जिनके आप टच में हैं, ये मेरी जानकारी है। आप खंडन चाहें तो खंडन कर सकते हैं। उनका क्या कहना है, उनका मनोस्थिति क्या है, भीतर कमरे में वो आपसे क्या बात करते हैं जब फोन भी नहीं होता? मैंने 100 के आसपास सांसदों को टटोला है पिछले 2-3 महीने में। जब सांसद आपको पूछे कि आपको क्या लगता है, स्थिति बुरी है, इसमें से निकल पाएंगे, मोदी जी कोई दांव चलाएंगे 2024 में आने के लिए, क्योंकि स्थितियां तो हमारे साथ दिखती नहीं, यह सांसदों का कहना है। जिस राज्य में जाओ, बीजेपी के पदाधिकारी को पूछो, वो हाथ ऊपर कर देता है, वो तमाम बातें गिनवाता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। भले ही केंद्रीय नेतृत्व माने कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, डॉलर स्थिर है, चाइना बिल्कुल औकात में आया हुआ है, ये तमाम बातें वो माने, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया जबरदस्त हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देश में राम राज्य स्थापित हुआ है। लेकिन उनके बोलने से देश नहीं चलता ना, देश चलता है देश के लोगों से। लोग क्या कहते हैं? जब लोगों के तरफ देखते हो आप तो स्थिति भयावह है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, बिल्डर आत्महत्या कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी, जो राहुल गांधी ने भी जिसको रेखांकित किया, लेकिन उसके पहले 2 महीने पहले एक एजेंसी का सर्वे आया था, नौकरी मांगने वाले युवा तो बहुत होते हैं, जिसको हम बेरोजगार कहते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है वो नौकरी की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, हताश हो गए हैं, इसका नंबर बहुत बड़ा बढ़ा है। ये बहुत बड़ी थ्रेट है देश को आने वाले समय में, क्योंकि आप ये जान गए हैं कि अब नौकरियां कहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये हताश बैठा हुआ युवा किस तरफ कल्टी खाएगा, कानून हाथ में लेगा, नक्सली बनेगा, विद्रोही बनेगा, लॉ एंड मतलब कानून अपने हाथ में लेगा और जीने के लिए चाहे वो कुछ करेगा। यह भयावह स्थिति इस देश में है। सरकार बात करती है कि इतने लाख लोगों को रोजगार दिया,
वो रोजगार दिखता नहीं, बोला नहीं जाता, सिर्फ बोलते हैं। हमारे मतलब मैं महाराष्ट्र में से यदि आता हूं और मैंने पूछा कि वो हमेशा कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, दिखता कहीं नहीं है। किसानों का भला हुआ है बीमा योजना से। अभी महाराष्ट्र में तमाम किसानों को बीजेपी ने पीछे लग लग के कहा कि कुछ पत्र लिखो प्रधानमंत्री को धन्यवाद के लिए। जो वर्कर्स गए थे किसान के पास पत्र लिखवाने के लिए, तो उनने कहा कि भैया क्या धन्यवाद किसका दिए बताओ तो सही। 6,000 रुपए देते हो इसका धन्यवाद दे। हमारी फसल का मोल नहीं मिलता किसका धन्यवाद दे। हमको इंश्योरेंस नहीं मिलता कितना धन्यवाद दे। अकेले महाराष्ट्र का स्टैटिस्टिक मैंने देखा है, इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ जितना पैसा बांटा और जितना पैसा कमाया उन्होंने, उसके बीच का गैप 90% है। जितना प्रीमियम इकट्ठा किया उसका 3% 4% भी मुआवजा में दिया नहीं गया। ये कि एक राज्य की नहीं है, हर राज्य में देखेंगे आप। ये आरएसएस की जो नाराजगी है इस कदर क्यों हो गई है गुजरात में, मैं ये जानना चाह रहा था। गुजरात में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी का ये लव हेट का रिलेशन आज का नहीं है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तभी आरएसएस के कई लोग वहां से वापस हेडक्वार्टर चले गए और बदलाव हुआ। विश्व हिंदू परिषद की और मोदी जी की कभी नहीं जमी। तोगड़िया जी जिस हिसाब से लगातार हमले करते रहे मोदी जी पे, उनका कभी नहीं जमा। तो संघ और मोदी जी के बीच में संजय जोशी नाम का एक फैक्टर था, जिसकी वजह से संघ बहुत नाराज है। और यही कारण है कि आज स्थिति इतनी बुरी है। मैंने पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बैकफुट पे आते हुए देखा। पहला यू टर्न गुजरात में, आवारा पशुओं का बिल वापस लेना। मात्र 1-2 लाख लोगों की रैली से डर गए। जिन लोगों ने डिमांड की, मात्र 2% से 3% तक उनका मत प्रतिशत है, लेकिन 2 और 3% के वाले लोगों को भी वो नाराज नहीं कर सकते। वो वापस लिया बिल और उसकी परिणति ऐसी हुई कि बिल वापस लेने के बाद 3 से 4 लोग मारे गए गाय और जानवरों के हमले में शहरों में। उसके बाद जो विद्रोह हुआ, जो इंडिपेंडेंट लोगों ने टिकट भरे, जो अनाउंसमेंट करके भरे, और जिनको पूछने के लिए और जिनको हाथ पैर जोड़ने के लिए बड़े नेता तमाम भागा दौड़ी कर रहे थे, ये दूसरा तरफ दिखाता है। नहीं तो विद्रोह नाम की कोई चीज मोदी जी के राज में हुआ नहीं करती। मोदी जी ने इसके पहले 100 लोगों की टिकट काटे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई इंडिपेंडेंट फॉर्म भरने की। लेकिन इस बार जो हुआ वो अति हुआ। आपको कांग्रेस से लाए हुए 17 लोगों को टिकट देना पड़ा। इसका मतलब बीजेपी के पास 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के अच्छा उम्मीदवार था ही नहीं। तो आपको सीटें जीतने के लिए यदि कांग्रेस से उम्मीदवार लाके अपने पार्टी से लड़वाना पड़ता हो, तो फिर आप अपने पार्टी की स्थिति कैसी कहते हो कि अच्छी है? मेरे अपने वालों को डांटो और दूसरों को बांटो। ये चल रहा है वहां पे। एक चीज और आपसे भाऊ पूछना चाहेंगे। जो आपने कहा कि गुजरात में स्थिति बड़ी खराब है, और आपने ये भी कहा कि किसी कीमत पर मोदी जी गुजरात हारना नहीं चाहते, यानी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, अमित शाह एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि आपका ये कहना है कि अगर गुजरात हाथ से निकला तो मोदी की गद्दी 2024 से पहले चली जाएगी या उसके बाद चली जाएगी। यानी मोदी जी का वहां से एक आप कह सकते हैं कि उनकी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू होगी अगर वो अपना होम स्टेट हार जाते हैं, अपना गांव घर राज्य हार जाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर स्थिति ये है, तो आपकी जो बीजेपी के सूत्रों से बात हो रही है गुजरात में, दिल्ली में, तो अब ये लोग क्या करेंगे इस आने वाले महीने में? 1 तारीख को पोलिंग है, 5 तारीख को पोलिंग है, और 8 तारीख यानी 8 दिसंबर को नतीजे आ रहे हैं। मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे। तो अब ये क्या करने जा रहे हैं? क्या क्या होगा? पर्दे पहली के बार पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा? देखिए, पैसा भी बटेगा, दारू भी बटेगी, बहुत सारा काम होगा। इसके साथ भी अब मंत्रियों को, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री डोर टू डोर जा रहे हैं। याद करिए कैराना,
जब अमित शाह जी घर घर जाके पैम्पलेट बांट रहे थे। अब गुजरात विधानसभा में घर घर जाके केंद्रीय मंत्रियों को जाना होगा। पूरे देश से गुजरात में वर्कफोर्स काम पे लगा दिया गया है। सारे देश से वर्कर्स उतरे हुए हैं। मोहल्ला मोहल्ला, वो जो पन्ना प्रमुख थे तो इस बार पन्ना कमिटियां बनी है। सिर्फ प्रमुख से काम नहीं होगा, एक कमिटी होगी पन्ने की, वो बूथ लेवल पे जाया जाएगा। जितने संत महात्मा हैं उनके पैर चरण छूने जा रहे हैं। मंदिरों में परिक्रमाएं हो रही है। किसी भी समाज का कोई भी आदमी दुखी ना रहे, इसका ख्याल किया जा रहा है। एक 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई। वो कमेटी ये देख रही है कि जितने सरकारी कर्मचारी आंदोलित हैं उनको एन के कैसा भी करके ये आंदोलन रुकवाइए, जो उनको चाहिए वो दे दीजिए। लेकिन आंदोलनकारी भी गुजराती ही है। वो इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहते हैं आश्वासन नहीं, सरकार आने पे करेंगे नहीं। अभी अध्यादेश निकाले, अब तो अध्यादेश का भी टाइम निकल गया, इसलिए कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट अभी भी दिए जा रहे हैं। अभी जाके रुका जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, और इलेक्शन अनाउंस ही लेट इसलिए हुआ कि कई आयोजन इसके पहले करने थे। मैं मानता हूं कि बीजेपी कोई भी चुनाव बड़ी ताकत से लड़ती है, लेकिन गुजरात का चुनाव सिर्फ ताकत ही नहीं, अपना सर्वस्व दांव पे लगा के लड़ रही है। ताकत तो वो दिल्ली में लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो और सकता है कि अगर सर्वस्व दांव पे गुजरात में लगा है? अगर गुजरात में पोजीशन टाइट है जिस तरह से, हिमाचल में तो आपने खुद ही देखा कि मुख्यमंत्री ने, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल के बारे में क्या कहा। अगले साल कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी को येदुरप्पा को हटा के फिर वापस लेना पड़ा कि किसी तरह से भैया ये कर्नाटक हमारा बचा दो। ये स्थिति तो कर्नाटक में है। करप्शन के इतने जबरदस्त चार्ज हैं कि पेटीएम की जगह वहां पेसीएम का नारा चल रहा है। पेसीएम पेसीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। और अगर आप मध्य प्रदेश देखें, आप तो मध्य प्रदेश घूमते रहते हैं, लगातार आप दौरे पे रहते हैं। मध्य प्रदेश में भाव ये हाल है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि संभाले नहीं संभल रही है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी में अब लोग भूल गए रमन सिंह को, कि रमन सिंह यहाँ कई बार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। तो अगर गुजरात गया, हिमाचल में स्थिति सबके सामने है, और उसके बाद ये 3-4 राज्य जो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तो आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत आरएसएस के चीफ फिर चीजों का आकलन करेंगे, फिर वो एसेस करेंगे? क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो आरएसएस तो कभी भी नहीं चाहेगा कि 2024 में राहुल गांधी या विपक्ष की सरकार आए। तो क्या मोहन भागवत कोई कॉल ले सकते हैं? मोहन भागवत इस स्थिति में आज हैं कि वो एक डिसीजन ले अगर चुनावी गणित मोदी की गड़बड़ाती है? देखिए, जब भी बीजेपी में हलचल होती है तो कॉल संघ ही लेता है। आडवाणी जी को घर बिठाने का कॉल संघ ने ही लिया था, तभी नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था। नरेंद्र मोदी का उदय नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का उदय करवाया गया संघ द्वारा, विकल्प के तौर पे, विकल्प के तौर पे खड़ा किया गया। पूरी ताकत संघ ने झोंक दी कि गोवा के उस अधिवेशन में पूरे देश के लिए जो प्रचार प्रमुख, मतलब चुनाव का जो कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन है, जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है जी, वो नरेंद्र मोदी जी को दी। और उसका विरोध जब करने लगे आडवाणी ग्रुप के कुछ लोग, तो फिर उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही घोषित करवाया। ये संघ ने करवाया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की कोई लॉबी काम नहीं कर रही थी। तो संघ ने, मैंने कई बार कहा है कि संघ अपने गोल की तरफ रथ लेके निकला हुआ है। रास्ते में जब घोड़ा थक जाता है तो वो घोड़ा बदल देते हैं। किसी भी घोड़े को यह गुमान नहीं होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य तक मैं ही रहूंगा। आडवाणी जी थक गए तो उन्होंने मोदी जी को लाया।
मोदी जी थक गए तो किसी और को लाएंगे। और थकने के मायने हाफना नहीं होता, या थकने के मायने नतीजे होते हैं। या जरूरत से ज्यादा संघ ये भी देखता है कि वो चाय से केटली गर्म नहीं होनी चाहिए ज्यादा। यहां संघ जी। चाय है और प्रधानमंत्री केटली है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जिस दिन चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है, केटली को समझ दी जाती है, केतली बदल दी जाती है, बदल दी जाती है। चाय वही रहती है। चाय वही रहती है और वो सालों से रह रही है। अटल जी थे तब भी, उसके पहले वही भी, पत्ती है चाय और की, उसके बाद भी ही चाय की पत्ती वही है। नागपुर ब्रांड। तो आपको, हाँ, नागपुर ब्रांड। तो आपको ये देखना होगा कि यदि 2024 में, मैं बार बार कह रहा हूं, 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरती है 230 240 पे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसी से सर्वे करवाया, मतलब एक फीडबैक लिया, तो 210 पे टिका हुआ है मामला। ये मतलब 220 आज पे आ चुनाव हो जाए तो जाता है। 210 सीटें मिलेंगी। हाँ, मिलेगी। 210 220 पे आ जाता है मामला। ऐसे में फिर संघ उन्हीं के हाथ में नहीं देगा। फिर 300 से 220 कैसे आए, इसका दायित्व प्रधानमंत्री पे ही होगा ना। फिर एनडीए के पार्टनर जो है, वो जरूरी थोड़ी है कि मोदी जी के नाम पे हाँ करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने किसी भी एनडीए के पार्टनर को सुखी छोड़ा नहीं, सब दुखी है। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, तेलंगाना, अभी तमिलनाडु में आप बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पे तमिलनाडु से 2-2,500 3,000 लोग लाए जाएंगे बनारस, और एक बनारस में तमिलनाडु का एक फ्यूजन का एक क्रिएट होगा, और ये हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन के तमिलनाडु में जाएंगे। लेकिन आप 2,000 लोग लाओ, 5,000 लोग लाओ, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति भाजपा के लिए जगह नहीं देगी। वैसे ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना में खाली है, कर्नाटका में स्थिति बहुत कमजोर है, महाराष्ट्र में वीर सावरकर का उबाल आने के बाद भी, बवाल होने के बाद भी, दो टूक बात कह दी उद्धव ठाकरे ने कि वो राहुल जी के विचार है, हम उस विचारों को नहीं मानते। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लग रहा होगा तो भारत रत्न दिलवाए। भाऊ, आप महाराष्ट्र लगातार घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं एक एक जिले का, और पब्लिक से मिल रहे हैं, कनक्लेव में जा रहे हैं, सेमिनार आप कर रहे हैं वहां पर, कई जगह आपके भाषण सुनने पब्लिक आ जाती है। मेरा आपसे पूछना है कि महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाए तो आपका ये जो महाराष्ट्र का जो दौरा है, तूफानी दौरा पिछले 3 महीने से चल रहा है, उस दौरे की इनपुट क्या है? इनपुट यह है कि महाविकास आघाड़ी डंके की चोट पे सत्ता में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे के 41 में से 3-4 लोग छोड़ के बाकी सब हार जाएंगे। और इसमें फडणवीस का क्या होगा? सबसे बड़ा विलन जो है वो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस बन के उभरेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपैथी जिस जिले में कांग्रेस नहीं है, मतलब शिवसेना नहीं है, बीजेपी का जिला है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि 20 से 30% हमारा वोट ट्रांसफर हो गया है उद्धव को, क्योंकि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आपको बदला लेना था। यह जरूरी नहीं महाराष्ट्र के हर वोटर को बदला लेना है शिवसेना से। शिवसेना ने क्या गलत किया? हम साथ में लड़े और अलग चले गए। तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में लड़े थे, तब आप अलग, उनको अलग करके सत्ता बना गए, तब आपको शर्म नहीं आई। जितनी गलतियां ये विपक्ष की गिनवाते हैं, उससे ज्यादा ब्लंडर ये लोग कर चुके हैं। ये कहते हैं कि सावरकर को गाली देने वाले के साथ सत्ता तुम शेयर कर बैठे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो विपक्ष कहता है कि पीडीपी जो आतंकवादी पार्टी, जिसको आप कहते थे आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी के साथ श्रीनगर में आप मक्खन खा रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? देश में सबसे भ्रष्ट परिवार और पार्टी कहलाने वाली चौटाला की पार्टी के साथ आप सत्ता का मक्खन खा रहे, हरियाणा में आपको शर्म नहीं आती? इसका जवाब नहीं भाई।
तो ये वार खाली जाते हैं। परिवारवाद वो भी खरगे साहब आने के बाद खत्म हो गया मामला। तो ऐसी कई चीजें हैं। महाराष्ट्र में यदि लोकसभा के चुनाव आज हो जाते तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आती है। राहुल गांधी के पदयात्रा पे मिलने वाला समर्थन, और ये समर्थन सिर्फ देखने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र के विदर्भ के लोग नहीं आए, दूर दराज कोकण और कोल्हापुर से लोग आए हैं, जो 1000 किलोमीटर दूर है उस पुसद, वो वाशिम और अकोला उस बेल्ट से, वहां से लोग बसें ले लेके आए हैं। और आने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वो ढोल पथक है, ढोल बजाने वाले, लेजिम खेलने वाले, वारकरी पंथ के लोग हैं जो भजन गाते हुए जा रहे हैं। बूढ़े लोग आ रहे हैं, जवान लोग आ रहे हैं। बहु, क्योंकि आज आपको जाना भी है, आप फिर तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं कई दिन के दिल्ली से बाहर। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर 8 दिसंबर को अगर हम एक सिचुएशन मान लेते हैं कि नतीजा मोदी जी के फेवर में नहीं आता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी में जो एक बगावत का हमको धुआं दिखता है, सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी, ऐसे तमाम बीजेपी के नेता हैं जो आप ट्विटर पे उनको देख के उनके गुस्से का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको उसके बाद सिनेरियो क्या दिखता है? अगर ये चुनाव की गणित गड़बड़ाई, दिसंबर की ठंड में आपको क्या दिख रहा है? आखिरी सवाल। इस शांत हुए ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है अभी दीपक जी। 8 तारीख को यदि बीजेपी सत्ता खो देती है गुजरात में, तो इस ज्वालामुखी से लावा बहेगा। यदि बीजेपी 100 के पहले निपट जाती है तो ये धुआं और तेज होगा, और बीजेपी 150 लाती है तो ज्वालामुखी मृतप्राय होगा, डोरमेंट हो जाएगा। ये 3 बार डोरमेंट हो जाएगा, मृतप्राय। तो बहरहाल स्थिति आपने जान ली गुजरात की, बीजेपी की, मोदी जी की, शाह साहब की। स्थिति यही है कि इस वक्त बीजेपी एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जहां से धुआं निकल रहा है। और आपको भाऊ बता ही चुके हैं कि अगर बीजेपी का चुनाव गड़बड़ाया तो समझ लीजिए लावा निकलेगा इस ज्वालामुखी से। और अगर 100 के कम हैं, बड़ी मुश्किल से जीतते हैं या जीत के करीब पहुंचते हैं, तो धुआं और तेज होगा, बागी और बढ़ेंगे गुजरात लॉबी की तरफ। यानी अगर बचना है और मोदी जी को 2024 लड़ना है, अगर वो ये सोच रहे हैं, तो फिर 125 के ऊपर तो तकरीबन सीट लानी ही होगी। तो ये फिलहाल एक प्रेडिक्शंस हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब तो चंद दिन रह गए हैं गुजरात में, बहुत क्रूशल चुनाव है जहाँ तक हिंदुस्तान की सियासत की बात है। तो हम इस पर फॉलो करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, कम से कम गुजरात में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उन तक पहुँचे। गोदी मीडिया के प्रपंच से बचाने के लिए इस वीडियो को आगे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी मर्जी हो, इसका लिंक लीजिए और इसको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत क्रूशल वक्त है, इसलिए मैंने कहा आपसे। और बाकी आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें, एक फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि भाई इसको सब्सक्राइब करिए, सुनिए, इनको भी सुनिए, क्योंकि कम से कम आपके हौसलों से ही आवाज़ चल रही है और आप तक पहुंच रही है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है आपका फ़र्ज़ है कि इसको ज़रूर आप दोस्तों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।